आगे बढ़ेंगे। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जिला बहावल नगर में दरियाए सतलुज का रेला तबाही मचा रहा है। भारत ने सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। जलालपुर पीरवाला ज़ेरे आब, इमरजेंसी नाफिज। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। दरिया चनाब में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। शहर को बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डालना पड़ा। कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। लोगों की नकल मकानी जारी है। पिंडी भटियां भी दरियाए चनाब के रेले की जद में है। फसलें बर्बाद और मकानात तबाह हो गए। मुतासरीन इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। ना चारा मिल रहा, ना सन कोई शय मिल रही है। साढ़े हाल कोई चीज नहीं जा रही, ना राशन जा रहा, ना कोई वंडा। साढ़े हाल कोई इमदाद नहीं जा रहा। जिला बहावल नगर में दरिया सतलज का रेला 145 मवाजात को डबो गया। बस्ती अल्लाह बख्श का हिफाजती बंद भी टूट गया। इलाका मकीन घर बार छोड़कर खुले आसमान तले सड़क पर हैं। पानी कम नहीं हो रही, इधर रोज बरोज पानी बढ़ रहा है। पीछे जो हमें बताया जा रहा है वो झूठ बताया जा रहा है। इधर जो लोग दरिया में उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और पानी के जो छोटे मोटे बानी या बड़े बाने वो सब टूट रहे हैं पानी की तेज बहाव और ज्यादा बहाव की वजह से। लियाकतपुर में सैलाब ने कई घर ढा दिए। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। लोगों को मुश्किलात का सामना है। जानवरों के लिए चारा भी कम हो गया। बस्ती गुरमानी ए बिल्कुल खत्म थी गए, डूब गए। तकरीबन फसल सारे तबाह थी गए, फसल सारे खत्म थी गए और तकरीबन 200-250 घारा वो खत्म थी गए। माल दा चारा सादा बिल्कुल कुछ है कानी। आरिफवाला में भी तबाही के मनाजिर हैं। हजारों एकड़ पर फसलें और घर डूब चुके हैं। फसलां तबाह हो गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਹੈਗੇ, ਮਕਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਿਲ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ और कोई पैकेज का ऐलान किया जाए। मेलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। भारत के आज मजीद पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज में एक और बड़े सैलाबी रेले का खदशा है। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खदशा है। भारत ने गुज़िश्ता रोज भी दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी किया था, जबकि वस्ती पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रेले जनूबी पंजाब से गुजर रहे हैं, जहां से उनका रुख दरियाए सिंध में गुड्डू की तरफ है। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तरीमू पर 5,31,993 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। हेड पंजनत पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह 5,27,000 क्यूसिक से जायद है। दरिया रावी में सतनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 1,30,415 क्यूसिक का रेला है। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है, जहां पानी की आमद 4,11,000 क्यूसिक से जायद है। गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी में इजाफे के बाद रोहड़ी के 8 सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल बंद करके उन्हें रिलीफ कैंप्स का दर्जा दे दिया गया है। रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन के लिए बिस्तरों समेत दीगर जरूरी अशिया का इंतजाम भी किया गया है। मजीद जानते हैं सक्खर से सलीम सहतो से। और सक्खर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में अब मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से गुड्डू बैराज की डाउन स्ट्रीम और सक्खर बैराज की अप स्ट्रीम में कच्चे के देहात जो है ज़ेरे आब आते जा रहे हैं। तहसील रोड़ी में अलीवान के करीब कायम सरकारी स्कूल में जो रिलीफ कैंप कायम किया गया है, वहाँ पर मौजूद है। पढ़ाई बंद करके इन स्कूलों को रिलीफ कैंप का दर्जा दिया गया। तमाम क्लासरूम से फर्नीचर हटा के वहाँ पर बिस्तर लगा दिए। यहाँ पर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रोड़ी तहसील में 8 जो स्कूल हैं उनको रिलीफ कैंप का दर्जा दिया गया है। खाने पीने की अशिया हैं, बिस्तरे हैं, टेंट्स हैं। लोगों को रेस्क्यू करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन जिला इंतजामिया कहना है कि सिर्फ इस वक्त तक 8,000 लोग जो पनवाकिल की तहसील में कुछ लोग बाहर आए हैं, बाकी रोड़ी के नवाही इलाकों से कच्चे के लोग बाहर नहीं आ रहे फिलहाल, लेकिन उन्हें बाहर लाने के लिए कश्तियां वगैरह मुहैया कर दी गई हैं। रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कच्चे के लोग जो हैं वो इन कैंप्स में आके रिहाइश अख्तियार करें। टंडो मोहम्मद खान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर की गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं जीशान खासखेली। मोहम्मद खान में तेज तूफानी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश जैसे ही थम जाती है तो शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगती है। दुकानों और घरों के सामने 1-1 फीट का पानी जमा है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर और कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त भी ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें बहरानी मोहल्ला, करीमाबाद और मुश्तरका कॉलोनी शामिल हैं। तो महकमा मौसमियात ने मजीद 1 रोज बारिश की पेशनगोई की है। जी
उच्च शरीफ में हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है। जमीनी कटाव से मजीद बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कुछ इलाकों में पाक फौज के दस्ते भी तलब कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान ज़हूर से। बताइएगा अदनान। मौजूद हूँ हेड पन्नन के मकाम पर, जहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जिसके बाद मजीद बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। त्रंड, बिशारत, चनाब रसूलपुर, कच्ची शिकरानी, बिस्ती बिडानी समेत मुतअद्दिद बस्तियां पानी की लपेट में हैं। पानी के तेज बहाव के बायस रहायशी इमारतें दरिया बुर्द हो चुकी हैं। रेस्क्यू 1122 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है, लेकिन वसाइल की कमी के बायस रेस्क्यू का ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप फाल कर दिए गए हैं। मुतासिरीन की इमदाद के लिए फौजी दस्ते भी तलब कर लिए गए हैं। दरिया चनाब में लियाकतपुर के मकाम पर सैलाब से मुतअद्दिद मुआज़ात मुतासिर हुए हैं। मौजा गफूराबाद के 250 से जायद अफराद फंसे हुए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिम मुमताज मुतासरा इलाके के मकीन के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाबी जो रेला गुजरा है, इस वक्त लियाकतपुर के 35 मौज़ूआत को में तबाही मचा के रख दी है। हज़ारों एकड़ फसल भी तबाह हो गई है। इसके अलावा लोग घरों में महसूर हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू की तरफ से अमदादी जो सरगर्मियाँ वो भी जारी हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो मौज़ूआत है वहाँ के इलाका मकीन है वो इस वक्त घरों में महसूर है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है मंचन बांध पर। गफूराबाद बस्ती माट चोटा चौक रमहानी चौक कम से कम 200-250 बंदा है, जरा निके निके बच्चे और माल बाल सारे उत्था लुड़े खड़न पानी बेच पेठा खड़े मकान ढाए गए। कोई मदद अला नहीं, गाली कार करते थक गए से कोई सा कुछ चावन वाला का नहीं, बाल सारे लुटदन मरदन। इलाका मकीन का कहना है कि हमारे घर जो पानी सैलाबी पानी की ज़द में है, हमारे जो बच्चे हैं 200-250 अफराद जो हैं वो पानी इस वक्त फंसे हुए हैं। उन्होंने यही मुतालबा किया है कि जो रेस्क्यू की जो सरगर्मी है उसको तेज किया जाए, हमारे बच्चों को बचाया जाए। जी सक्खर में दौरान बारिश मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जांबक और 2 जख्मी हो गए हैं। जहांजेब वसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा जहांजेब। में तूफानी बारिश ने इंतहाई तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जो हैं वो बारिश के में होने वाले वाक़यात से जहां भाग हो चुके हैं। रोडी के करीब टंडो भारों में 3 बच्चे जो है अपने घरों से बाहर खेल रहे थे कि वहां पर एक घर की अचानक दीवार गिरी, जिसकी वजह से 3 बच्चे जहां भाग हुए और 2 बच्चे जो हैं इस वक्त वो सक्खर सिविल अस्पताल तशवीशनाक हालत में मुंतकिल कर दिए गए हैं। जबकि आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या आया जब फजर की अजान के वक्त जो मोज़िन थे इमाम बारगाह के, वो जब अजान दे रहे थे तो दौरान अजान ही इमाम बारगाह की छत गिरी, जिसकी वजह से वो भी जहां भाग हो चुके हैं। अब तक सक्खर से गिरदना के इलाकों में जो हादसा पेश आए हैं उनमें 4 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सक्खर में दौरान बारिश मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जांबक और 2 जख्मी हो गए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास और चेयरमैन एनडीएमए की मुल्क भर में दरियाओं में तुग़यानी पर ब्रीफिंग। डिप्टी ब्यूरो चीफ असर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। बताइएगा असर। जी, वज़ीर आज़म को मुल्क में दरियाओं में तुग़यानी सैलाबी रेलों की जो मौजूदा सूरत हाल है और सैलाब से मुतासरा शहरियों के लिए जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं उस पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने एनडीएमए को मुल्क में जारी इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने और बढ़ती हुई तुग़यानी से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि दरियाओं की मुनक्कद जो आबादियाँ हैं उनको मुमकिन खतरे से 2-4 इलाकों में पेशगी इतला दी जाए और बर वक्त इंखला के हवाले से भी मुकम्मल तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म ने एनडीएमए को सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियों के साथ मिलकर ताउन बरकरार रखने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज किया जाए। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में सैलाब की वजह से नकल मकानों पर मजबूर अफराद और रेस्क्यू कार्रवाइयों के हवाले से तफसीली तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि ब्रीफिंग में दरिया चनाब, रावी और सुतलज में त्रीमू बैराज, पंजरत बैराज, हेड बलोकी, हेड सुदनाई और दीगर जो इस हवाले से सलमान की और हेड इस्लाम जो है वहाँ पर जो इस वक्त शदीद तुग़यानी की सूरत हाल है उस हवाले से भी आगाह किया गया। इस इजलास को सैलाब से जितने भी मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जो इमदादी सामान की तफसील है उस हवाले से भी तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। बहुत शुक्रिया असर फारूक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में ज़रे इमरजेंसी के निफाज और किसानों के बिजली के बिल माफ करने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमने आलमी इदारों से मदद मांगने में देर कर दी, हुकूमत फौरी अपना मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा लेकर जाए। पंजाब का मीडिया बहुत मस्बत रिपोर्टिंग कर रहा है, उम्मीद है सिंध का मीडिया भी आपसे कुछ सीखेगा।
रिक्वेस्ट किया है वज़ीर आज़म साहब से कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो वाहिद तरीका है कि वो इस मुल्क के गरीब आवाम को फौरी तौर पे माली मदद दिया जा सकता है। एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, बीज हो या खाद हो मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट देना चाहिए। जो कर्ज है उस कर्ज को माफ़ करना या हुकूमत की तरफ से सपोर्ट देना, बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से, वज़ीर ख़ारजा से कि जो पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल अपील दायर करना है यूनाइटेड नेशंस पे और आलमी सतह पे, कि इस वक्त पाकिस्तान थोड़ा लेट हो चुका है अपना इनिशियल अपील जो रिलीफ का और आलमी दुनिया का से ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ इदारों से मदद मांगने का, हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। अगर हम अपील करेंगे ही नहीं और वो प्रोसेस शुरू करेंगे नहीं तो फिर वो मज़ीद डिले होता जाएगा। मैं ख़ास तौर पे पंजाब का मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आप बड़ा अच्छा अंदाज में मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जब ऐसे हादसात और ऐसे वाक़े सिंध में होते हैं मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारा मीडिया भी आपसे ऐसा कुछ सीख ले। सऊदी अरब की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक पहुंच गए हैं। इमदादी सामान किंग सलमान एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से भिजवाया गया है। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में सऊदी सफ़ीर ने इमदादी सामान PDMA के सपुर्द किया। वज़ीर आला मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने कहा कि इमदादी सामान सऊदी अरब की अखुवत और भाईचारे के तसलसल की अक्कासी करता है। मरियम नवाज ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब की क़यादत उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह है। सऊदी क़यादत का विजन हमदर्दी बसीरत मुस्लिम उम्मा को तरक्की की तरफ ले जा रही है। शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। सऊदी ताउन मुतासरा खानदानों के लिए रिलीफ यकजहती की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। पाक सऊदी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि हकीकी अखुवत और भाईचारे पर इस्तवार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू, सखर और कोटरी में हालात काबू में हैं। ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पंजनद और त्रिमू पर है। हुकूमत सिंध मुसलसल पानी की सतह पर नजर रखे हुए है। शर्जील मेमन ने कहा कि सबसे ज्यादा रेस्क्यू सरगर्मियां जिला सखर में की गईं। मजमूई तौर पर 1,33,000 अफराद और 3,80,000 से ज्यादा मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे, बन्नू में होने वाले खुदकुश हमलों में भी अफगान शहरी मुलव्विस निकले। गुज़श्ता हफ्ते बन्नू में हमला करने वाले 5 में से 3 दहशतगर्द अफगान शहरी थे। अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ फितना हिंदुस्तान की कार्रवाइयों में 70 से 80% अफगानी होते हैं। गुज़श्ता हफ्ते 5 खुदकुश हमलावरों ने पाकिस्तान की फोर्सेस पर बन्नू में हमला किया था। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपके वक्त का। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और बन्नू खुदकुश हमले में भी अफगान शहरी मुलव्विस निकले हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? देखिए, पाकिस्तान हुकूमत का बड़ी देर से ये मौक़िफ़ है और बहुत सारे शवाहिद जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ शेयर किए गए हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म, नॉरकोटिक्स और हीनियस क्राइम्स में बहुत सारे अफगान शहरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें मुलव्वस हैं। और ये एक एग्जाम्पल है जिसमें अफगान मीडिया ने खुद कहा है कि खुदकश धमाका करने वाला अफगान शहरी था। 3 लोगों की तस्दीक हो रही है। मजीद भी इनमें चांसेस है कि इन लोगों में जिन्होंने हमलावर हुए, जो वहां मारे गए, वो अफगानी हैं। इस वक्त जो हमारे पास शवाहिद हैं उसमें जो तश्कील, जो ग्रुप्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए आते हैं TTP और दूसरी सूरत में, उसमें उस तश्कील और में 70 से 80% अफगान होते हैं और बाकी 20-25% लोकल फैसिलिटेटर्स उनके साथ होते हैं। तो ये तो एक ऐसी बात है जो कि अब रोज़े रोशन की तरह अय्याह है।
افغانستان کو ہم بہت دفعہ ریکویسٹ کر چکے ہیں, شواہد بیچ چکے ہیں. اسی وجہ سے ہم پاکستان سے تمام افغان اپنے جو شہری جو بہن بھائی ہیں, جو ہمارے مہمان رہے ہیں, جنہیں ہمیں 30 سال ایک مہمان, ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ ایک رجسٹر ہو کے ایک پاسپورٹ پہ, ویزا پہ, ایک لیگل طریقے سے پاکستان میں رہے. کوئی بھی انلیگل آدمی ادھر نہ رہے, کیونکہ پاکستان میں بہت ساری دہشت گردی اور ہینیس کرائمز اور نارکوٹکس کا بزنس افغان شہری کرتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا طلال چودھری صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا چیف جسٹس پاکستان کو ایک اور خط اور جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منی بختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اطہر من اللہ نے خط لکھا ہے. راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس پر تفصیلات جانتے ہیں. راجہ محسن, بتائیے گا خط کے متن میں کیا ہے؟ دیکھیے, ان 4 ججز نے خط میں رولز منظوری کے طریقہ کار پر اعتراض کیا ہے اور یہ لکھا ہے اس خط میں کہ ہمیں فل کورٹ میٹنگ کا خط موصول ہوا. رول منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے, فل کورٹ کے لیے ایک نکاتی ایجنڈا ہی رکھا گیا. اس خط میں وہ یہ بھی انہوں نے لکھا کہ ایجنڈے میں نئے رول سے پیدا مشکلات کے خاتمے کا ذکر ہے. بنیادی اعتراض دور ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں ہے. خط میں پھر چیف جسٹس کی بنائی گئی کمیٹی کا ہی ذکر ہے. اس خط میں ان 4 ججز کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ رولز جو معمول کی کارروائی نہیں کے سرکولیشن کے ذریعے منظور کیے جائیں. سپریم کورٹ رولز آئین کے تحت بنائے جاتے ہیں اور آئین کے تحت ہونے والے اقدامات سرکولیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتے. اس خط میں یہ بھی سوال کیا گیا 4 ججز کی جانب سے کہ رولز منظوری کے لیے فل کورٹ اجلاس بلانا اتنا غیر اہم تھا تو ترمیم کے لیے اجلاس کیوں بلایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سرکولیشن جو ہے اس سے رولز کی منظوری لی گئی ہے اور عمومی معاملات کی حد تک جو ہے یہ سرکولیشن کی ایک سہولت ہوتی ہے. اس طرح کے معاملے میں سرکولیشن کے ذریعے یہ ممکن نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ رولز 9 اگست کے روز پہلے ہی نوٹیفائی ہو چکے, اس موقع پر فل کورٹ بلانا اب پزلنگ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز. ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا. ٹیکنالوجی کے استعمال سے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے. مقدمات کو جلد نمٹانا ترجیح ہونی چاہیے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا جوڈیشل کانفرنس سے خطاب. کہا, گزشتہ سال 42,000 مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوئے. اس سال تعداد 76,000 سے زائد ہو گئی ہے. یہ پیش رفت ہمیں امید تو دیتی ہے, لیکن آگے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. Judicial Policy Making Committee. We decided on 17 items. The serious attention was given to enforced disappearances. And I thank the Advocate General that he's assured us that the government is seriously considering mechanism to ensure the production of the detained persons within 24 hours. I thank you for that and I expect that soon we will have a good news regarding that. Number 2, to safeguard the dignity of judges, SOPs have also been framed by the High Courts to protect the judicial officers from external influence. This is the district judiciary. 1 year ago from today, there were 60,635 cases which were pending in the Supreme Court. 22,865 cases have been decided. As a result, the pendency has been brought down to 56,943 cases. Last year, 42,666 cases were fixed. This year, 76,433 cases. The progress of the past year gives us hope, but much still lies ahead. May Allah Almighty guide us to build on these foundations so that justice in our land continues to grow more stronger, swifter, and more accessible. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ کشمیر اور فلسطین جیسے تنازعات سے امن کو خطرہ ہے. انٹر پارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب میں مزید کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا. پارلیمانی لیڈرز کے درمیان رابطوں اور تبادلوں کا فروغ وقت کا تقاضا ہے. Humanity faces numerous interlinked crises, long-lasting, unresolved disputes from Kashmir to Palestine continue to pose a threat to regional and international peace and security. There is an increasing tendency towards
resorting to unilateralism, bloc politics, and defiance of the UN Charter. We are witnessing the adverse impacts of climate change and climate-induced disasters. Pakistan is once again facing the ravages of devastating floods that have displaced millions. We recognize that economic resilience is a vital pillar of sustainable development. Today's ceremony is only the beginning. The main conference is in November, will bring even more global voices to the table. I am hopeful the conversations we start today will develop into strong partnerships to achieve peace, security and development. असेंबली की कायमा कमेटियों से पीटीआई अरकान के इस्तीफों के फैसले के पसे पुश्त भी बानी पीटीआई के करीबी अजीजों की मंशा शामिल है। इस्तीफों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए का कहना है बानी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत दीगर कमेटियों में पीटीआई अरकान के खिलाफ रिपोर्ट्स दी गईं। उन्हें बताया गया कमेटियों में पीटीआई के अरकान हुकूमत की मर्जी की बात करते हैं। बानी की फैमिली मेंबर समझती हैं जुनेद अकबर खान को बुशरा बीबी की सिफारिश पर पार्टी और असेंबली ओहदे मिले हैं। जुनेद खान ने चंद रोज कबल पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में मामले पर एतराज भी उठाया था। उन्होंने एतराज किया, पीएसी का सब कहते हैं तो केपी हुकूमत पर भी तो बात करें। बानी की फैमिली मेंबर और केपी हुकूमत शेख वकास को पीएसी का सबरा बनाना चाहते थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान और कीरथर में बारिशों के बाद नदियों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। रेला मली नदी की जानिब बढ़ने लगा है। अंजुम वहाब से मजीद तफसील जानते हैं। अंजुम बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कराची की करीब 4 नदियां बहती, जरिंदो नदी है, मूल नदी है, घाटा जी और नदी जी नदी है। इनमें पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इंसारी पुल जो मोटरवे M9 के पास तामीर है, वहाँ पर तकरीबन पानी की सतह 6 फुट तक पहुँच चुकी है। अतराफ के जो रहायशी वहाँ पे रहते थे, जो नदी के किनारे पर रहते थे, वहाँ से मुंतकिल हो गए, महफूज मकामात से मुंतकिल हो गए। और अभी कांटों में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मिली नदियों में पानी के बहाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। और मली नदियाँ जो है, अब ये सारा पानी जो है चारों नदियों का मिलकर अब मली नदी की जानिब रवाना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया अंजुम। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नजीर जैगम का कहना है डीप डिप्रेशन की वजह से थरपाकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांघर, खैरपुर और कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहरों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हो सकती है। कराची में बुध तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। डीप डिप्रेशन का सिलसिला इस वक्त सिंध के जिला थरपारकर में इसका मरकज मौजूद है। 18 से 24 घंटों के दौरान थोड़ा सा कमजोर होकर ये डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करेगा और इसकी मूवमेंट जो है वो सिंध के जो वस्ती अजला हैं उनकी जानिब है। आज से लेकर 10 तारीख तक जो है सिंध के जनूबी अजला, जिसमें शहीद बेनजीराबाद, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, थरपारकर, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, सुजावल, दादू, हैदराबाद, जामशोरो और कराची में जो है वो वक्फे से बारिश और चंद मुकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात मौजूद रहेंगे। डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन होता है तो इसके साथ तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और इसके साथ साथ मूसलाधार बारिश भी होती है। गुज़िश्ता बारिश में जिन नालों की वजह से फ्लडिंग हुई थी उससे निमटने की तैयारियां कर ली हैं। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बारिश में शहरियों के एक साथ निकलने से सड़कें जाम हो जाती हैं। शहरी बारिश में घबराकर दफातर और घरों से ना निकला करें। मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये बारिश की सिचुएशन होती है तो खुदारा फौरी तौर पर ना निकले। पैनिक की सूरत हाल में वो घरों से निकलते हैं, दफातर से निकलते हैं और हमारी ट्रैफिक के बड़े मसाइल हो जाते हैं। हमने कुछ मेजर चोकिंग पॉइंट्स पे, जिसमें पिछली 19 अगस्त की बारिश में हमने देखा था कि लोग गाड़ी में महसूर हो गए थे, तो हमने उसके अतराफ में कुछ अपने रिलीफ कैंप्स बनाए हैं। नालों की सफाई वो इत्मीनान बख्श है। तीनों बड़े नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया है। कुछ इजाफी पंप कराची के 14 अंडरपासेस जो हमारे हैं, अंडरपासेस के अंदर, ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। इस्लामाबाद में दुकानदार मनमाने दामों पर आटा, चिकन, फल और सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है अशिया महंगी मिल रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज फरा रब्बानी से। बताइएगा फरा।
اگر ہم بات کریں تو سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور دوسری جانب مہنگائی کا طوفان ہے جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اگر بات کی جائے آٹے کی تو آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اس کی قیمت 2000 کے قریب پہنچ چکی ہے, جبکہ اگر مرغی اور گوشت کے حوالے سے بات کریں تو مرغی کی جو قیمت ہے وہ 450 سے 460 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. یہ زندہ مرغی کا ریٹ ہے. اگر مرغی کے گوشت کی بات کی جائے تو 730 روپے فی کلو مرغی کا ریٹ بتایا جا رہا ہے. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی اسی طرح آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. 110 روپے فی کلو پیاز کا ریٹ ہے, آلو 100 روپے فی کلو, ٹماٹر 280, 85 اور 300 روپے فی کلو تک دستیاب ہے. اسی طرح بھنڈی کی قیمت بھی 180 روپے بتائی جا رہی ہے, توری 160 روپے ہے. اسی طرح ہر سبزی کا ریٹ بہت زیادہ ہے. تو ملک میں طوفان جو ہے مہنگائی کا وہ زور پکڑے ہوئے ہے اور شہری جو ہے وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. جی پشاور میں سیلاب کیا آیا, سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں. منڈی میں ادرک 550 اور ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گیا. شملہ مرچ اور گوبھی بھی 200 روپے کلو پر فروخت ہو رہی ہے. دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی 100 سے 150 روپے فی کلو تک پہنچ گئیں. مزید جانتے ہیں نواب شیر سے. سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں اور اس وقت سبزی کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور شہریوں کی قوت خرید سے سبزیاں باہر ہوتی جا رہی ہے. شہریوں سے بھی بات کرتے. سبزی تو بہت مہنگی ہے, غریب عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے. کوئی چیز بھی خریدو 200-250 کے ٹماٹر ہیں ادھر. حکومت کو چاہیے تھوڑا اقدامات کرے, سیلاب زدگان کی وجہ سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اس وقت ادرک فی کلو گرام جو ہے وہ 550 روپے تک پہنچ چکے. اسی طرح ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے فی کلو گرام ہے, جبکہ اروی کی قیمت 120 روپے فی کلو گرام. پھول گوبھی کی قیمت بھی 200 روپے, شملہ مرچ کی قیمت بھی 200 روپے فی کلو گرام تک پہنچ چکی. شہری جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سبزیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ ان کو کچھ ریلیف مل سکے. جی اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.